जो ये हमारे 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली के, तो क्या ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को डिनोट करते हैं? जब कुंडली के 12 भाव है, एक नंबर राशि जो मेष है वो आपके सर को डिनोट करती है, हेड को। उसके बाद 4 नंबर की राशि कर्क जो है वो आपकी चेस्ट को दिखाती है। वो एरिया आपका लोअर एब्डोमेन का नहीं कहेंगे, मिडिल एब्डोमेन जो होता है वो 6 नंबर की राशि कन्या बताती है। कर्क राशि में गुरु चंडाल बना है, मतलब चेस्ट एरिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसी समय से डिसाइड हो जाता है कि उसकी फैमिली उसका कैसा ध्यान रखे। सेकंड हाउस जब मेलेफिक होता है तो फैमिली की ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि वो आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पाए। आपके ही चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है कि फूड हैबिट्स कहीं खराब है। आपके अगर 6, 8, 12 की दशा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नवतारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। तो मैम, हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, हमने बहुत चीज़ें सुनी और एक टर्म आया आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या है और क्या इनको स्टडी करके या इसको जानकर हम अपनी सारी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं? जैसे हम लोग जर्नल अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए कुंडली ही देखते हैं ना जी। जब जर्नल सारी प्रॉब्लम्स के, जर्नल नहीं स्पेसिफिक कहूंगी कि अपनी लाइफ के पास लाइफ, करियर है ना, हर चीज़ को हम कुंडली से देख रहे हैं, तो हेल्थ भी हमारी कुंडली बताती है। बट जैसे आयुर्वेदिक ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब बात आती है, इन दोनों का कनेक्शन तो समझ लो कि सगे भाइयों जैसा है। अच्छा। कि अगर आयुर्वेदा को आप एज पर अपनी बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हो और साथ में अगर आप अपनी कुंडली को भी साथ में जोड़ दो और आपको ये पता चल जाए कि मेरी लाइफ में जो है ये बीमारी इस पद्धति से जो है वो जल्दी ठीक हो सकती है। अच्छा। तो क्योंकि आयुर्वेदा अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है, ठीक है, संपूर्ण साइंस है। हालांकि इसको अल्टरनेटिव साइंस में ले लेते हैं, बट आने वाला समय आप देखना कि सभी लोग नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा की तरफ मुड़ेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ से परमानेंट अगर छुटकारा अगर आपको पाना है तो आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी से आप पा सकते हो। तो मैम, ये आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन कैसे बना? देखिए, जैसे कि 12 राशियां हमारी हैं, है जी। ना, और अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं ज्योति, तो इसमें ना जो ज्योतिष का कोर जो असेंस है वो कहीं पे भी प्रेडिक्शन तो कभी थी नहीं जी। इसमें मुहूर्त ज्ञान के लिए, पंचांग के लिए ज्योतिष जो है वो सबसे पहले देखा जाता था। जी। जब भी आयुर्वेदा में आज भी सभी लोग जो भी इस चीज से एग्री करेंगे कि जब भी कोई हर्ब तोड़ी जाती है, जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन कई स्पेसिफिक बनती हैं, तो वो सभी स्पेशल मुहूर्त में, स्पेशल तिथि में, स्पेशल समय पर तोड़कर तैयार की जाती है, स्पेशल टाइम पर तैयार की जाती है। अच्छा। जैसे हम एक मंत्र सिद्धि करते हैं ना स्पेसिफिक दिवाली पे, होली पे दिनों में, ऐसे ही जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो सारी स्पेसिफिक टाइम पर तोड़ी जाती हैं। बरसात में तोड़ी जाएगी, सर्दी में, गर्मी में, किस समय पर तोड़ी जाएगी, किस समय उसकी जो है दवाई बनेगी, किस प्रोसीजर से बनेगी, ये सारी की सारी पंचांग से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ज्योतिष और आयुर्वेदा को मैं कभी सेपरेट लेकर चलती नहीं, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी की बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो आपको आयुर्वेदा के साथ अपनी कुंडली को ज़रूर जोड़ना चाहिए, ताकि आपको परमानेंट रिलीज जो है वो मिल पाए। तो मैम, जो ये हमारे 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली के, तो क्या ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को डिनोट करते हैं?
बिल्कुल, जब कुंडली के 12 भाव है और 12 राशियां कह लो या 12 भाव कह लो, तो जब आप स्पेसिफिक देखोगे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो या फिर आप ये देखना चाहते हो कि पास्ट लाइफ की कोई ऐसी बीमारी आपके साथ कंटिन्यू हुई है या फिर इस जन्म में आपको किस बॉडी ऑर्गन में स्पेशल प्रॉब्लम आएगी, तो उसको 2 तरीके से देखेंगे हम। फर्स्ट जो है कि एक तो परमानेंट कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बने हुए हैं, वो परमानेंट ही हो गया, वो हिलेंगे नहीं इधर उधर, ठीक है, क्योंकि आपके जन्म हुआ, आपको डिग्रीकली एक असेंडेंट मिला और उसके बाद आपका वो फिक्स हो गया, ठीक है। जब वो फिक्स होता है तो आप उसको हिलाएंगे नहीं। एक बीमारी जो आती है वो ट्रांजिट के थ्रू आती है। ट्रांजिट जो है वो आपके नेटल के प्लैनेट्स को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर इन द सेंस कि उनको एक्टिवेट करते हैं कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, अब ये तुम्हारा काम शुरू है, मैंने कमांड तुम्हें दे दी है। तो जब भी आपकी कुंडली के 12 राशियां हैं, वो पर्टिकुलर एक आपके बॉडी पार्ट को डिनोट करती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर राशि जो मेष है वो आपके सर को डिनोट करती है, हेड को। 2 नंबर की राशि आपके जो नेकलाइन है और आपका फेस, जो आपके ENT ये वाला जो थ्रोट एरिया है स्पेसिफिक, ये सबको बताती है, ठीक। 3 नंबर आपके शोल्डर, आपके हैंड्स, आपके नेल्स, आपके फिंगर्स, ऑल जो भी शोल्डर से लेकर यहाँ तक रहेगा। उसके बाद 4 नंबर की राशि कर्क जो है वो आपकी चेस्ट को दिखाती है। तो आपका हार्ट एरिया, तभी हम लोग जब किसी का हार्ट की प्रॉब्लम देखते हैं तो कर्क से भी देखी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट तो आपका 4 नंबर से ही जुड़ा हुआ है जी। फिर उसके बाद 5 नंबर की राशि आपके नेवल तक, जो आपका चेस्ट का पार्ट जहां खत्म होता है वहां पे नेवल जब स्टार्ट होता है तो वहां पे आपका सिंह राशि का डोमिनेंस होती है। 6 नंबर की आपको नेवल से जस्ट 4 से 6 इंच का आप एरिया ले लो, वो एरिया आपका लोअर एब्डोमेन का नहीं कहेंगे, मिडिल एब्डोमेन जो होता है वो 6 नंबर की राशि कन्या बताती है। 7 नंबर की राशि जेनाइटल पार्ट्स आपके जितने भी है, जो कि आपके यूट्रस हो गए या कुछ भी, सारे जितने भी इस चीज से रिलेट करते हैं, ओवरीज एंड ऑल। 8 नंबर की राशि रेक्टम एरिया जो होता है, अब ये वो एरिया जहां पे आप डिस्कार्ड करते हो चीजें। 9 नंबर की आपकी थाइज या आपके जो कूल्हे होते हैं, जांघें जिसको हम बोलते हैं, वो। 10 नंबर की राशि आपके घुटनों की है। 11 नंबर की राशि आपके पिंडलियों की, यानी कि आपके काफ मसल्स जो होते हैं वो। 12 नंबर की राशि आपके पैरों को दिखाती है। तो अब आप ये चीज देख सकते हो अपने अपने चार्ट्स में, जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि आप देखो वहां पे अगर कोई प्लैनेट इन राशियों में है तो स्पेसिफिक ना वो एक कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में कि उस बॉडी ऑर्गन में जब कोई ट्रांजिट का या कोई दशा का प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो आपको उस एरिया में प्रॉब्लम आनी, हेल्थ इशू कंफर्म है। तो मैम कंफर्म ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि कंफर्म इसलिए कि जब भी कोई ट्रांजिट का प्लैनेट या महादशा का प्लैनेट आता है तो वो आपके इवेंट्स को जो है वो एक्टिवेट करता है। अच्छा। तो जब ट्रांजिट आएगा और दशा आएगी तो उस बॉडी पार्ट में अगर कोई मेलेफिक्स बैठे हैं, मेलेफिक्स इन द सेंस कि मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं 4 नंबर राशि में, ठीक है, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं कर्क राशि में, राहु के साथ बैठे तो मेलेफिक हो गया ना अपने आप में, एक कॉम्बिनेशन गुरु और राहु का, तो गुरु चंडाल योग इसको हम बोलते हैं जी। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, कर्क राशि में गुरु चंडाल बना है, मतलब चेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन आ जाएगा जब राहु की या कर्क की, दोनों में से जो पावरफुल प्लैनेट होगा उसकी दशा आएगी या इस भाव को 4 नंबर को कोई एक्टिवेट करेगा तो आपको चेस्ट में ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। अच्छा। लंग्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि आपका अगर मेलेफिक होना जरूरी है, अगर मेलेफिक नहीं है तो वो ट्रांजिट आएगा और चला जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मैंने देखा है कि ज्यादातर आपके जिस भी एरिया में जो प्लैनेट, जिस भी बॉडी ऑर्गन पे जो प्लैनेट बैठा है वो पर्टिकुलर अपनी दशा में उस बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम देता है। तो मैम एक चीज और सुनी है कि आयुर्वेदा में त्रिदोष कुछ बोला जाता है, तो ये त्रिदोष होता क्या है और ये हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट देता है? ये एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि बहुत टेक्निकल में नहीं जाते हैं जी। अभी मैं भी आयुर्वेदा पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं है, हम लोग तो ज्योतिष में है। लेकिन जब ज्योतिष में लोग आते हैं ना तो आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं, तंत्र भी पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं जी। इसी का रीजन है कि ज्योतिष हर चीज से जुड़ी हुई है। वेद हो गए, पुराण हो गए, तंत्र हो गई, साधना हो गई, फिर अध्यात्म हो गया, फिर उसके बाद आयुर्वेदा हो गया। धीरे धीरे आप सब में जाते हो। तो आजकल जैसे मैंने आयुर्वेदा पे काम करना जब शुरू किया तो मैंने देखा कि लोगों की स्पेसिफिक
किसी टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्या वजह है, कौन सा ऐसा प्लैनेट, कौन सी ऐसी दशा होती है जो इंसान को मृत्यु के मुंह तक भी ले जाती है। बिल्कुल। त्रिदोष का सिंपल सा एक मतलब है कि अपनी बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके। मान लो कि हम अपर भाग को जो है वो कफ में डिनोट, चेस्ट वाले एरिया तक कफ है, उसके बाद हाफ जो एरिया है आपका उसको पित्त में ले लो। ओके। और उससे नीचे का सारा वात में ले लो। त्रिदोष का मतलब है पित्त, वात और कफ। ओके। ये क्या करते हैं, सिंपल भाषा में समझाऊं, पित्त का काम है चीजों को तोड़ना और उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, दिस इज पित्त। ठीक है, पित्त यानी फायर, जठर अग्नि। पित्त के बाद जो है अगला जो हम दोष देखेंगे वो देखेंगे हम कफ को। कफ का काम क्या है, जो आपने खाया अपनी बॉडी में उसको ये सॉफ्ट करने का काम करेगा जी, कि आपने खाया उसके बाद उसको जूसेस में कन्वर्ट करना, आपकी बॉडी तक उसको पहुंचाना। ठीक है, उसको बॉडी में, जैसे पेट में हम कोई चीज खा ली, वो आप ब्रेक डाउन कर दिया अग्नि ने, अब उसमें जो कोलैबोरेशन होती है अंदर, बहुत सारी सिंक्राइजेशन होती है चीजों की, है ना, फूड की, तो वो सारे कफ की वजह से होती है। अच्छा। उसके बाद तीसरा पार्ट है वात का। अब वात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कि जो आपने तोड़ा, उसको सॉफ्ट किया, उसको हर बॉडी में सही जगह पे पहुंचाना। वात का मतलब है एक तरह से वायु। अगर आपकी बॉडी में वायु कहीं पे प्रभावित हुई या वायु से जुड़े हुए प्लैनेट्स प्रभावित हो गए तो आपकी लाइफ में जो वात दोष है वो पैदा हो जाए। तो वात का काम है जो आपने खाया, जो पचाया, जो एंड में रह गया, उसको आपकी बॉडी से आउट कर देना। ओके। अब इन तीनों को आप सोचो कि कितने इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक भी डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म, तीसरा ऑटोमेटिक खत्म। एग्जैक्टली, राइट। बॉडी डिस्टर्ब। हमारे शरीर में ये नहीं है कि 3 ही हिस्सों में ये है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। ओके। जब पित्त किसी बॉडी ऑर्गन में जाएगा वहां पे गर्मी पैदा करेगा। अगर पित्त हाथों में बढ़ा तो हाथ गर्म हो जाएंगे, पैरों में बढ़ा तो पैर गर्म हो जाएंगे। कनेक्शन सबका पेट के साथ ही है। ओके। जब भी पित्त बढ़ेगा तो आपकी बॉडी उस ऑर्गन को गर्म कर देगी, लाल कर देगी, जलन पैदा कर देगी। ठीक है, जिसको हम एसिड बोलते हैं कि मेरे को एसिड बहुत बनता है। ठीक है, मेरे को सुबह सुबह उठ के वॉमिट फील होती है, ये क्या है, पित्त बढ़ा है। जब कफ बढ़ेगा तो छोटी छोटी चीजें, जरा सा पानी पिया और ठंडा पानी पिया आपने और कफ हो गया, जरा सा एसी के सामने बैठे कफ हो गया। मतलब ठंडी चीजें आपके लिए जहर है, तो जरा सा भी ठंडा आपको सूट नहीं करता। आप कहीं पे, सब लोग उसी आइसक्रीम को खा रहे, सभी लोग उसी ठंडे पानी को पी रहे, आपको ही क्यों वो चीज हिट कर रही है, कहीं ना कहीं कुंडली उसको हेल्प नहीं कर रही। बिल्कुल। ऐसे ही वात, वात यानी वायु। जब वात बढ़ेगा, जिस भी बॉडी में हवा रुकेगी, जिस भी बॉडी के ऑर्गन में हवा रुकेगी, वायु रुकेगी, वो बॉडी पार्ट स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कईयों की लक्स इतनी मोटी मोटी हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि चलना फिरना बहुत कम होता है जिन लोगों का, तो वायु कहाँ स्टिफ होनी शुरू हो गई। ये कहीं भी स्टिफ हो सकती है, आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में स्टिफ होगी। अगर ये पेट में स्टिफ हो गई तो आपको क्या होगा, आपका फूड खाने का दिल नहीं करेगा, आप रोटी नहीं खा पाओगे, आपको लगेगा मेरा पेट भरा पड़ा है, कुछ भी नहीं खाया, आप भरे पड़े हो। तो ये क्या है, वात बढ़ा है। आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि वो वायु जाकर आपके जॉइंट्स के अंदर, हमारे बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स हैं और हमारे जो बाल है ना, इससे भी बारीक नसें हैं हमारी बॉडी में। अगर वायु किसी भी ऑर्गन के एरिया में जाकर किसी नस में ब्लॉक होती है तो वो पूरे ऑर्गन को ब्लॉक कर देगी वहां पे जाके। तो ये हम आयुर्वेदा को और कुंडली के प्लैनेट्स के साथ जोड़कर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष जो है वो पैदा हुआ है। तो मैम, कौन से प्लैनेट्स कौन सी बीमारी क्या डिनोट करते हैं? सबसे पहले, बीमारी से भी पहले इसमें हमें दोष देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लैनेट, जो 9 प्लैनेट है, वो किस किस दोष के साथ जुड़े हुए। अगर किसी को ये पता चल जाए तो वो देख सकते हैं कि हमारे मान लीजिए 2 नंबर राशि में ये प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये वात दोष पैदा कर रहा है, तो वहां पे आपको जाके वो चीज वो करनी पड़ेगी। वात देखो, वायु क्या होती है, वायु कहीं भी पहुंच सकती है। एक होता है प्राइमरी सेक्शन, आपकी उस प्लैनेट का एक प्राइमरी नेचर है, एक सेकेंडरी नेचर है। तो प्राइमरी नेचर जो है उसको तो देखना ही है हमने, लेकिन साथ साथ हमने सेकेंडरी को भी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सन और मार्स को ले लेते हैं, सन, मार्स, केतु। ओके।
तीनों फायरी हैं, तीनों अग्नि से जुड़े हुए प्लैनेट हैं। तीनों प्लैनेट जो है जहाँ पे भी बैठते हैं ये अग्नि ही प्रदान करते हैं। वहाँ पे ये वहाँ पे फ्लक्चुएशन करते हैं। जैसे हम एक पत्थर को घिसते हैं तो उस बॉडी एरिया में कहीं ना कहीं आपके हीट जनरेट रहती है, परमानेंट हीट आती है उस एरिया में। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी के लगन में अगर सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, केतु बैठा है, नैसर्गिक ही वो व्यक्ति बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा, बहुत जल्दबाज होगा, हर चीज को जल्दी करने वाला। ये तो एज पर प्लैनेटरी बोल रहे हैं, लेकिन असल में आयुर्वेदा को अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ोगे उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई, पित्त प्रकृति हो गई, तो उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हर चीज में जल्दी एक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी। अब वो जल्दी के चक्कर में खाना जल्दी खाएगा, हर चीज को वो जल्दी करेगा, तो अपनी क्या करेगा, वो अग्नि को या तो बहुत बढ़ा लेगा या बिल्कुल डैमेज कर देगा। दो ही चीजें। जो हमारे ये 3 प्लैनेट है ये अग्नि के साथ जुड़े हुए हैं, साथ में ये प्राइमरी इनका नेचर है अग्नि, लेकिन सेकेंडरी नेचर इनका भी वात ही है कि अगर ये कन्वर्ट हो गया बाकी प्लैनेट्स के साथ तो वहां वात दोष भी ऐड हो जाएगा। ओके। दूसरा ग्रुप जो हमारा आता है वो आता है चंद्रमा और शुक्र का, जो कि दिखाते हैं, और साथ में हम गुरु को भी लेंगे। गुरु, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों प्लैनेट कफ प्रवृत्ति के हैं। ओके। जब भी आप देखोगे किसी भी आपके कुंडली के जिस भाव में ये बैठे हैं उसका ऑर्गन, जैसे हमने अभी बताए हैं पहले, उस भाव में ये कफ पैदा करते हैं। कफ क्या होता है, ठंडा हो गया ना, लिक्विड। ठीक है, अब ये लिक्विड ठंडा ही है, ये कैसे माने कि मतलब कफ ही होगा। कफ क्यों हो रहा है, खाली तो शुक्र, चंद्रमा, गुरु ऐसे नहीं देते हैं कफ, लेकिन अगर इसके साथ कोई मेलेफिक है तो कफ जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, कफ बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, हमारा फूड डाइजेस्ट करने में, हमारी बॉडी ग्लो करने में, हमारी बॉडी में जितनी हमारी स्किन जो है, हमारे बाल हैं, हमारा जो इमोशनल पार्ट है, वो सारा इन प्लैनेट्स पे जुड़ा हुआ है। अगर ये आपको स्पेसिफिक, अगर हम चंद्रमा को और शुक्र को इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे ही आपके चार्ट में जब बीमारी देखी जाती है तो इनका खराब होना कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कफ को बढ़ा देगा उस एरिया में। ठीक है, सारी बॉडी में नहीं बढ़ाएगा, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में। जब बॉडी तो एक ही है ना ज्योति हमारी, अगर चेस्ट ब्लॉक होती है तो क्या पूरी बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ ये देगा, वहां से जुड़ा हुआ, फिर पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तीसरा कैटेगरी हमारे है शनि और राहु। शनि और राहु वात के साथ जुड़े हुए, इसीलिए इनको कर्म का प्लैनेट भी और पास्ट लाइफ के साथ जोड़ते हैं बहुत ज्यादा। कि जब शनि मैलेफिक होते हैं, सैटर्न सन के साथ है, वात और अग्नि, क्या होगा, वात बढ़ेगा। तो वात यानी जो मंगल और सूर्य है वो दर्द देते हैं आपकी बॉडी में। जब ये शनि के साथ कहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया में दर्द शुरू हो जाएगा, उस एरिया में जॉइंट्स में दर्द होगा। ठीक है, ये जो हमारा पूरा स्केलेटन है हमारी बॉडी का, ये शनि से ही प्रभावित है। ओके। अभी राहु जो है वो 11 नंबर में चल रहे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो है उसमें अभी कुछ दिन पहले मंगल का भी था। तो राहु को हम वात कहते हैं, मंगल को हम अग्नि कहते हैं, गर्मी कहते हैं, या फिर हम इसको दर्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम, अग्नि का दूसरा नाम दर्द, कि अगर ये बढ़ी तो उस एरिया में पेन दे देगा। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो अभी आप पिछले 1.5-2 महीनों में बहुत सारे लोग जिनके ऑलरेडी राहु और मंगल 11 नंबर में बैठे हैं, या मंगल बैठा था या राहु बैठा था, ट्रांजिट के भी निकल रहे थे, तो उनके ये पूरे काफ मसल्स जो हैं वो टाइट होंगे, उनके पेन हो रहे होंगे, उन्होंने उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ जो है वो बहुत सारी ली होंगी। अच्छा। ठीक है, तो ये अभी ट्रांजिट का सीन है। अभी आप देखो 12 नंबर में क्या चल रहे हैं, शनिदेव चल रहे हैं पाइसिस में। तो 12 नंबर मैंने बोला पैर है, अभी कौन आने वाले हैं उसमें, मंगल। तो क्या हो गया, पैरों में मंगल का प्रभाव, पैरों में मंगल का प्रभाव 1.5 महीने के लिए रहेगा। अगर किसी के मान लीजिए कि 12 नंबर राशि में ऑलरेडी शनिदेव बैठे हैं, ठीक है, राहु बैठे हैं वात के कारक, वहां पे कौन आ गया, मंगल। अब क्या होगा, आपके पैरों में वात बढ़ जाएगा। उस वात की वजह से पैरों में स्वेलिंग आएगी, ड्राइनेस आएगी। शनि और राहु दोनों ड्राइनेस देते हैं उस एरिया में। जितने भी लोग हैं वो इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि शनि जहां बैठते हैं, राहु जहां बैठते हैं, वहां पे उस बॉडी ऑर्गन में ड्राइनेस होती है। ओके। शनि लगन में बैठे हैं,
चेक करके देख लें, ड्राइनेस सर में, डैंड्रफ 24 घंटे। 2 नंबर में बैठे, फेस ड्राई रहेगा। 3 नंबर है, हाथों में बहुत ड्राइनेस होगी। 4 नंबर है तो उनके गले में या चेस्ट में हमेशा ड्राइनेस रहेगी, खांसते रहेंगे, सांस आने में दिक्कत। ये एक वो इंडिकेशन है जो आपको बताता है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, आपको उससे जुड़ी चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, तो ये 3 कैटेगरीज में आ गए हमारे। तो इसके अलावा अगर आप इसको वात, पित्त और कफ को, क्योंकि नेचुरल है कि सिंगल प्लैनेट किसी का नहीं होगा, कॉम्बिनेशन में ही बैठे होंगे, बिल्कुल। तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर पित्त प्रकृति का कोई प्लैनेट वात के साथ बैठा जाकर, तो वो कहीं ना कहीं वहां उस एरिया में पेन से शुरू कर देगा, मतलब स्वेलिंग कर देगा उस एरिया में। अगर कफ प्रवृत्ति का कोई प्लैनेट वात के साथ बैठता है तो क्या होगा, वात क्या हो गई, वायु, उधर से सूर्य बैठ गया, सूर्य ड्राई हीट है, ड्राई हीट। मंगल वो वाली अग्नि है जो हम खुद जलाते हैं, सूर्य की नेचुरल अग्नि है। हाँ जी, दोनों में फर्क है ना। जब लू चलती देखी ना आपने, तो सैटर्न एंड मार्स कॉम्बिनेशन किसी का होगा तो उनको उस बॉडी ऑर्गन में ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, बट वो जो है बिना किसी रीजन के है, कुछ नहीं किया आपने, वो नेचुरल है। ठीक है, कफ वाले प्लैनेट वीनस एंड मून एंड जुपिटर, जब ये कहीं पे अग्नि वालों के साथ बैठ जाए, अभी तो हमने वात की बात की, तो अग्नि और कफ भी तो बैठ सकते हैं ना जी, कोई बड़ी बात नहीं। तो मान लीजिए कि अग्नि का प्लैनेट सूर्य है, मंगल है, साथ में चंद्रमा बैठा है, वीनस बैठा है, तो ये दोनों पानी है। ठीक है, कफ क्या होता है, पानी है, लिक्विड्स है। जब आप देखेंगे कि गर्म प्रकृति के प्लैनेट सूर्य मंगल पानी के साथ बैठेंगे तो गर्म करेंगे पानी को। ठीक है, तो आपको वो जो कफ होगी वो बुखार के साथ हो सकती है। अच्छा, हो सकता है बहुत फीवर चढ़े उसके बाद कफ हो जाए, तो वो उस एरिया में कफ की वजह से आपको पेन देगा। चेस्ट इतनी ब्लॉक है कि आपको सांस नहीं आ रही, दर्द भी हो रहा है, खांसते खांसते जो दर्द होता है। हाँ, तो एक सिंप्लीफाई मैंने आपको बताया कि जहां अग्नि जाएगी वहां पे दर्द तो देगी, जलन तो देगी। ठीक है, जहां वात जाएगा वहां चीजों को रोकेगा, स्वेल करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, जहां पे पानी जाएगा, कफ जाएगा, वहां पे चीजें जो है वो वाटर रिटेंशन, किसी की बॉडी में बढ़ जाना, उस एरिया में वाटर एरिया का बढ़ जाना, वो दिखाता है। जैसे किसी लोगों को आपने देखा होगा ज्योति की वेट नहीं है ज्यादा, वेट चेक करोगे ना तो नॉर्मल आएगा, लेकिन बॉडी से ऐसे लगता है कि भाई वो बंदा कितना ही हेल्दी है, कितना ही वेट होगा उसका। हाँ, ये क्या है कि आपका कहीं ना कहीं जो जल तत्व का, यानी कि आपके कफ का जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए हैं वात के साथ। ओके। तो ये जो एरिया यानी सैटर्न मून, सैटर्न वीनस, ठीक है, अगर वो 5 नंबर में बैठे हैं तो आपके पेट में, यानी कि आपके नेवल एरिया से जस्ट 5-6 इंच ऊपर जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो वाटर से जुड़ी हुई बीमारियां उस एरिया में दे देती हैं। ठीक है, तो बस इतना सा चीज जो है वो समझना है हमेशा अपनी कुंडली से कि राशि कौन सी है और ग्रह जो है वो किस प्रकृति को डिनोट कर रहा है त्रिदोषों में से। तो मैम जैसे आजकल क्रॉनिक डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनकी संख्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हम कुंडली से वो भी एनालाइज कर सकते हैं? कुंडली से हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। त्रिदोष मेजर है। ओके। मान लीजिए किसी का वात का प्लैनेट, कफ का प्लैनेट और पित्त का, तीनों बैठे हैं इकट्ठे। अच्छा। सैटर्न भी है, मून भी है, मार्स भी। ओके। अब बताओ क्या होगा? तो कुछ मेजर गड़बड़ है। यस, इसीलिए जब जितना ज्यादा मेलेफिक दोषों वाले प्लैनेट एक साथ बैठेंगे, वात के साथ स्पेशली जब कोई प्लैनेट बैठ जाता है, वात यानी शनि राहु, जब इनके साथ कोई प्लैनेट स्पेसिफिक बैठेगा वहां पे इलाज बहुत डिले से होगा। अच्छा। बीमारी जो होगी वो बहुत लंबी वाली क्रोनिक होगी। ओके। जैसे हम लोग देखते हैं कैंसर जैसी बीमारी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि किसी को जैसे थैलेसीमिया हो गया, या जैसे कि बहुत क्रोनिक डिजीज जिसको हम डायबिटीज, जो एक बार आ गई तो नहीं जाएगी। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को होते हैं जिनके 2 से 3 प्लैनेट जो हैं वो डिफरेंट टाइप की दोषों के बैठे हुए हैं। जैसे वीनस और सैटर्न बैठ गया जी, तो क्या कर रहा है वो? वीनस किडनीज को डिनोट करता है, सैटर्न ब्लॉकेज वात को। आपकी वात प्रकृति के कारण किडनीज में दिक्कत आएगी। ओके। अब वो दिक्कत श्रिंकेज अगर हो रही है किडनी, तो केतु की कनेक्शन होगा।
ओके। जिसको हम कहते हैं कि स्टोन हो रहा है, तो सैटर्न ही देगा, सैटर्न वीनस स्टोन भी दे देता है किडनी में, ठीक है। कौन सा प्लैनेट है आपका, जैसे कि मान लीजिए कि सैटर्न के साथ मून बैठा है, तो अगर ये मैलेफिक्स हाउसेस के साथ भी जुड़ गया तो ऐसे लोगों को किडनी में पानी भरना, क्रिएटिन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पानी से जुड़ी समस्याएं सारी क्या है, बॉडी में पानी रुकना शुरू हो गया जब किडनीज खराब होती है ना। तो डिफरेंट टाइप के जब दोषास के प्लैनेट एक साथ बैठना शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या जो है लाइफ में देते हैं। तो क्या ये मेलेफिक प्लैनेट्स या मेलेफिक भाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मैं तो हमेशा मानती हूँ कि कोई भी 9 ग्रहों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं है। आपने क्या किया, आपकी जो भी प्रक्रिया है, मान लो कि आप बचपन से आपको अगर सिखाया गया है कि आप बर्फ खा सकते हो, ऐसे ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से आपका परिवेश ही ऐसा है, बच्चों को आदत होती है ना बर्फ खाने की जी, या आपको आइसक्रीम बहुत ज्यादा, शुरू से आपका परिवेश, आपका फूड का जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है आप बचपन से किस फूड एनवायरनमेंट में रहे। ओके। वो डिसाइड करता है आपका कि आपको बीमारी कितनी क्रोनिक हो सकती है। अच्छा। आपको शुरू से जिन चीजों की आदत डालते हैं, कौन डालता है? घर वाले। जब शुरू से अगर आपको उस चीज के लिए अवेयर कराया जाता है तो आप अगर उसको चीज को सही लेकर चलते हो, हमेशा मैं कहती हूँ कि सूर्य और चंद्रमा को माँ बाप क्यों बनाया गया है, जरा सोच के देखिए कि भाई इन दोनों से ज्यादा बेटर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या करते हैं कि आप तो ऐसे बोलते रहते हो, फलाने के पेरेंट्स तो खाने देते हो, तुम नहीं खाने देते हो। तो मेरा ये मानना है कि फूड हैबिट्स जो होती है वो आपकी बीमारी की मेन जड़ होती है। अच्छा। दूसरा भाव जो फूड को डिनोट करता है वो आपकी बीमारी की जड़ होती है। ओके। वो कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी वहां बैठे हुए प्लैनेट आपको बता सकते हैं। ओके। तो फूड हाउस ही, फैमिली हाउस ही जो है वो बता सकता है कि आपको बीमारी लगेगी कि नहीं लगे। तो जैसे आपने बोला कि मेलेफिक्स हाउसेस का क्या रोल रहता है, जैसे हम कुंडली में त्रिक भाव देखते हैं 6, 8, 12, तो जब भी 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट डिफरेंट प्रकृति के बैठ जाए, सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, सैटर्न मून, जिनका प्रैक्टिकली कोई मेल नहीं है, जी, अपने अपने एरियाज में काम करना, सबने अपने अपने, ठीक है, मून अपने एरियाज में काम बहुत अच्छे करते हैं और सैटर्न अपने। अब इन दोनों का एक एरिया में जहां पे वो भी काम नहीं कर पा रहा वो भी काम नहीं कर पा रहा, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना उस हाउस में। तो जब त्रिक भाव 6 से 12 में ये वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं और स्पेशली जब इनकी दशाएं एक्टिवेट होती हैं, उस समय क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। और स्पेशली अगर लगन लॉर्ड जो है वो कनेक्ट हो जाए इन हाउसेस में, तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो कोई ना कोई आपको उस समय ऐसा हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है कि लंबा ही चलेगा। मैम, अब हमने कॉम्बिनेशंस देख लिए, उनकी बीमारियां देख ली, तो क्या हमें अपनी कुंडली से उन डिसीजेस की, उनकी प्रॉब्लम्स की टाइमिंग्स भी पता चलती हैं? 100% पता चल सकती है। जैसे मैंने बोला कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसी समय से डिसाइड हो जाता है कि उसकी फैमिली उसका कैसा ध्यान रखेगी, क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी, कैसे ध्यान रखेगी। अगर आपकी परवरिश एक बहुत अच्छे माहौल में हुई है, आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होंगी। ओके। ठीक है। कई बार क्या होता है कि सेकंड हाउस जब मेलेफिक होता है तो फैमिली की ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि वो आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पाए, है ना। तो ये अपने अपने चार्ट का एक कॉम्बिनेशन, इसमें फैमिली का दोष नहीं है, आपके ही चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है कि फूड हैबिट्स कहीं खराब है। हम लोग ये बोलते हैं कि टाइमिंग ऑफ डिजीज जो अगर आपको पकड़नी है तो उसके लिए आपको दशा पकड़नी चाहिए। अच्छा। ठीक है। इस समय आपको रीसेंट दशा कौन सी चल रही है? आपके अगर 6, 8, 12 की दशा त्रिक भावों की चल रही है तो आपको इस समय बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। वहां पे राशि देखिए, वहां पे प्लैनेट देखिए किस प्रकृति के हैं, अग्नि के हैं, वात के हैं या कफ के हैं। उस एरिया में उससे जुड़ी समस्याएं आपको आ रही होंगी। ओके। ठीक है। अब इसमें जो कहते हैं ना कि आग में घी का काम जो है कि वो तो हो गया, दशा भी चली, हाउस भी एक्टिवेट हो गए, लेकिन ये कंफर्म तब होता है जब ट्रांजिट भी इसको ट्रिगर करते हैं। अच्छा। मान लीजिए किसी का 6ठे घर में 5 नंबर की राशि, उसमें कौन चल रहे हैं? केतु महाराज चल रहे हैं जी। 5 नंबर राशि में शनिदेव बैठे हुए 6ठे घर में, तो ऋत्विक भाव का शुरू हो गया। केतु भी वहां पे ट्रांजिट के आके बैठ गए। हाँ जी। तो उसने क्या कहा कि वात के प्लैनेट तो ऑलरेडी 5 नंबर में बैठे थे, यानी वात तो ऑलरेडी आपका बढ़ा हुआ है पेट में, ऊपर से अग्नि ने, केतु क्या है? अग्नि कारक है, तो केतु ने आग लगा दी वहां आके और भड़का दिया। आपका इस 2-2.5 साल जब तक केतु यहाँ 1.5 साल रहेंगे तो आपके पेट में गड़बड़ चलती रही, दर्द बिना मतलब से, समझ में ही नहीं आ रहा।
और ये किस लिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं गैस, एसिडिटी या वात के रुकने की वजह से, क्योंकि शनि ऑलरेडी किसी का 5 में है, केतु वहां आ गया, तो आपकी जीवन की वो दर्द उस एरिया में जगा दे। ओके, ठीक है। सीधी सीधी बात करूं तो जहां भी आपके अग्नि के प्लैनेट बैठे हैं तो ट्रांजिट वाले आके, वो कौन सा है, वात वाला प्लैनेट ट्रांजिट का देख रहा है, अग्नि का देख रहा है, कफ का देख रहा है, वो वहां पे आके आपको एक्टिविटी करा देंगे। आप ठंडा पानी पीना शुरू कर दोगे, गला जाम। ओके। तो इस तरीके से आपको सब चीजें जो है वो देखनी चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से डायग्नोज कर सकते हो। तो मैम अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ हमने इसमें सुनी है, तो थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में बताएं, क्या हम रेमेडीज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं? जब रेमेडीज सबको करनी होती है तो सबके ऊपर वैसे तो स्पेसिफिक रेमेडी उसके चार्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए, बट एज पर अगर हम त्रिदोष की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ की, तो ये बढ़ते क्यों हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। ये बढ़ेंगे तो भी दिक्कत है, ये घटेंगे तो भी दिक्कत है। अगर कफ कम होता है आपकी बॉडी में, बहुत ही कम हो गया, लिक्विड कम हो गया बॉडी में, तो कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस आएगी। अगर आपकी बॉडी में वात ज्यादा बढ़ गया तो ब्लॉकेजेस है जगह जगह, कॉन्स्टिपेशन डेफिनेट है, ड्राइनेस ये भी वही देगा, ये आपकी बॉडी में उस एरिया में काम ही नहीं करने देगा। वात का मतलब मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है, तो स्टॉप कर दिया वहां पे। जब आप पित्त की बात कर रहे हो तो पित्त घटेगा तो डाइजेशन, यानी आपका फूड टूट ही नहीं रहा, ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, तो आगे वो कफ वाला क्या करेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पित्त का घटना और बढ़ना दोनों में दिक्कत है। इनको ठीक करने का इलाज भी यही देते हैं। अच्छा, जैसे अगर आपको पित्त, किसी को लगता है एक सिंपल कि मान लो किसी के पास कुंडली किसी को नहीं रीड करनी आ रही, ठीक है, कुंडली रीड नहीं करनी आ रही, कुछ नहीं पता, सिम्टम देख लीजिए, आपको एसिड बहुत बन रहा है। एसिड कहाँ बनता है, बॉडी में, अपने पेट में ही बनता है, ठीक है। अगर एसिड बहुत बन रहा है, आपको खट्टे डकार, वॉमिट सुबह उठ के बहुत ज्यादा आ रही है, आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, डेफिनेट कहीं ना कहीं सन, मार्स, केतु का कनेक्शन 5 नंबर से है, ठीक है। या तो वो इस भाव के उपनक्षत्र स्वामी होंगे, या प्लैनेट होंगे, या इन दशाओं के स्वामी होंगे, कुछ ना कुछ तो है। अब अगर आपका पित्त बढ़ा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को कफ चाहिए। हाँ जी। कफ क्या है, लिक्विड है ना। हाँ जी। हम क्या बोलते हैं, ठंडी चीज लो। हाँ। तो ठंडी चीज अगर आप डायरेक्ट ले लोगे, और अगर कहीं पे आपका वात भी बिगड़ा हुआ हो, तो फिर ये ठंडी चीज आपको क्या कर जाएगी, ज्यादा कफ बढ़ा देगी। तो हम ये नुस्खे ऐसे नहीं आजमा सकते कि हम, क्योंकि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, है ना, हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पित्त को न्यूट्रलाइज जो है वो पानी ही करता है, लेकिन सादा पानी नहीं। हाँ, ठंडा। इस चीज को ध्यान रखिए, सादा पानी नहीं, ठंडा भी नहीं, यहाँ पे आपको न्यूट्रल पानी ही लेना है, जो रूम टेम्परेचर पे रहेगा। जो भी आपका इस समय ऋतु है, जो भी इस समय दिनचर्या है, उतना ही ठंडा। सर्दियों में ज्यादा ठंडा तो ठंडा ले लो, गर्मियों में जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना ले लो। स्पेशल ठंडा मतलब वात बढ़ाओगे आप अपनी बॉडी में। अच्छा, अब जब आप पित्त को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो आप जो पानी पी रहे हो उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स डाल के पीजिए। सिंपल पानी आपको सूट नहीं करेगा, उसका कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी आप पी लो, पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसिड आएगा ही आएगा, ठीक है। उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, मंगल को हम ना सौंफ के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, जब हमने सुना है ना कि गेस्ट जब आपके घर में आते हैं तो सौंफ और मिश्री का जरूर खिलाओ उनको। ये एक मंगल और चंद्रमा की बहुत अच्छी रेमेडीज है कि घर में कोई आता है तो आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके घर में वेल्थ है वो रहेगी, लोगों के साथ रिश्ते आपके इंप्रूव होते हैं। यही सौंफ को हम अब दूसरे तरीके से लेंगे। अगर आप इसको गर्म पानी में लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी पित्त को बढ़ा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी अंदर चल रही है। तो इसको आप नॉर्मल पानी में भिगो लो, मिट्टी के गिलास में, सुबह आप उसको छान के पी लो। अच्छा, धनिया है, आप इसको नॉर्मल ले लो, सौंफ और धनिया आप ले लो। पूरे साउथ इंडिया में सर्च कर लो, जीरा वाटर रात को भिगोते हैं, सुबह वही वाटर पूरा दिन पीते हैं। हाँ जी, ठीक है। कितनी गर्मी होती है साउथ इंडिया में, हमारे नॉर्थ में तो गर्मी नहीं है उतनी जितनी वहां पे होती है ना। वो लोग जीरा वाटर हमेशा लेते हैं। तो कुछ हर्ब्स हैं जो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो, उसको पानी में भिगो के, वो भी मिट्टी के बर्तन में, स्पेशली कहूंगी मैं, चांदी के जो ले सकते हैं चांदी में भिगो लो, नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में भिगो के आप रात को भी, सुबह गरम नहीं करना, आराम से बैठकर उसको पी लो।
ठीक है, नॉर्मल पानी को, नॉर्मल पानी में कुछ नहीं छेड़ाखानी करनी है। जब पित्त बढ़ता है तो छेड़ाखानी नहीं करनी होती, नहीं तो वो अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। जी। दूसरी चीज कि जब कफ कम करना हो तो कफ का जब बढ़ता है तो क्या होता है कि बॉडी थुलथुली हो जाती है। थुलथुली हो गई तो आपको इस समय पर वाटर रिटेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि आपका कफ जरा सा पानी पिया और गला जाम, चौथे दिन गला खराब, आपकी चेस्ट ब्लॉक। गला कहाँ से खराब होता है? यहीं से तो जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड तो यही है ना हमारे चेस्ट के साथ। तो वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपका कोलैप्स कर देता है जी। तो आपको अगर कफ घटानी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एसिड नहीं बन रहा तो ही जिंजर टी, लेमन टी, ये सब चीजें लीजिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी अगर पित्त बढ़ा हुआ है, ऊपर से आप लेमन टी पी रहे हो, ऊपर से आप जिंजर टी पी रहे हो, ये एसिड को और बढ़ा देगी। तो इसलिए मैं यहाँ स्पेसिफिक कहूंगी कि आप किसी ना किसी आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करके लीजिए। ठीक है, कोई यूट्यूब, नीम हकीम, खतरे जान वाला काम नहीं करना। मैं जस्ट समझाने की एक प्रयास कर रही हूँ। तीसरी चीज क्या है? वात। वात कैसे बढ़ता है? जैसे मैंने बोला कि जब वात बढ़ेगा तो स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में, उस एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगी। और जब वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कैंसर सी बीमारियां भी आ जाती हैं और कहीं ना कहीं उस बॉडी पार्ट को ही हटाना ही पड़ जाता है। कुछ लोगों का होता है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बॉडी पार्ट ही हटाना पड़ता है। तो इसीलिए इन्फेक्शंस का कारक राहु, जिस बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, राहु जहां पे जुड़ा वहां पे आपको बीमारी का पता नहीं चलता। इसीलिए राहु सैटर्न का सबसे खतरनाक योग मैं मानती हूँ। जहां पे होता है आप ढूंढते रह जाओ कि डॉक्टर डायग्नोज ही करता रह जाएगा, मिलेगा नहीं। तो स्पेसिफिकली इसीलिए राहु केतु हालांकि छाया ग्रह है, बट ये जिस भी प्लैनेट्स के साथ आएंगे दोनों का नेचर, जैसे कहते हैं कि राहु शनि की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको वात के साथ जोड़ते हैं हम लोग। ओके। और केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको मैंने हीट के साथ रखा है, गर्म प्लैनेट्स के साथ रखा है। तो आप देखोगे कि जब ये प्लैनेट्स राहु और केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो वहां पे बीमारी को डायग्नोज करना मुश्किल, टू डिफिकल्ट। क्योंकि अगर जितने वॉर्म्स होते हैं ना, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिनके भी 5 नंबर में, 6 नंबर में, इवन 7 नंबर में, 8 नंबर में, मैंने देखा बहुत सारे चार्ट्स में कि जिन बच्चों के केतु 5 नंबर में है, पेट में कीड़े हैं, 6 नंबर में पेट में कीड़े मिलते हैं, 8 नंबर में है, रेक्टम एरिया पर कीड़ों का प्रभाव रहता है। बहुत सारे केसेस है, ये केतु ही बताता है। केतु वॉर्म्स को दिखाता है असल में आपके अंदर। तो जब ये बहुत ज्यादा एक्सेस बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा? क्योंकि आप गर्म, कहीं ना कहीं प्रवृत्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उस एरिया में स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, वो बच्चा बहुत तड़पेगा। ठीक है। तो राहु और केतु को इसीलिए हम लोग बोलते हैं जहां पे भी होता है ना, वहां पे अजीब ही तरह की कुछ एक्शंस होती हैं, वहां पे है ना अलग ही लेवल की कुछ बीमारी आपके सामने निकल के आती है जी। जब कोई गंभीर बीमारी की बात करते हैं वो बिना शनि और गुरु के नहीं होती है। अच्छा। गुरु को लेकर बहुत बहुत भ्रांति है लोगों को कि गुरु हमेशा ही अच्छा करता है, बट अगर गुरु राहु के साथ है, गुरु शनि के साथ है, केतु राहु के साथ है, इस पर्सन को उस बॉडी ऑर्गन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी कि जिसका इलाज है ही नहीं। अच्छा। वो लाइफ टाइम उसको वहां पे झेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ट है, तो 2 नंबर राशि में उनके गुरु और राहु बैठे। 2 नंबर राशि जो है वो जो थी इन्हीं एरियाज का ENT, गर्दन जो आपका ये है, उसी को स्पॉन्डिलाइटिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है। उस व्यक्ति का जो दशा स्टार्ट हुई जुपिटर की दशा में उसको स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हुई। ओके। और उसका वो नेक एरिया जो है वो पूरा का पूरा श्रिंक होके इकट्ठा हो गया। अच्छा। अब उसकी या तो सर्जरी ही पॉसिबल है या वो लाइफ टाइम ऐसी रहे। अच्छा। तो उस व्यक्ति ने बहुत इलाज कराया। जब चार्ट मेरे पास आया तो मैंने जब जुपिटर राहु 2 नंबर में देखा तो मैंने बोला स्पॉन्डिलाइटिस की क्या दिक्कत है आपको, हड्डियां बड़ी, गैप ज्यादा है या गैप कम हो गया? तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से प्लैनेट हमें बताते हैं। अब ये राहु को अगर हम वात के साथ जोड़ रहे हैं और जुपिटर को हम कफ के साथ जोड़ रहे हैं, वो व्यक्ति का वात और कफ दोनों बिगड़ा हुआ है, तभी उसके वो जॉइंट्स में कहीं श्रिंकेज आ रही है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मतलब इसको इतना आसान नहीं है समझाना। सिर्फ मैं ये कहूंगी कि अगर कहीं पे आपके 2 तरह के नैसर्गिक डिफरेंट टाइप के अगर वो बैठे हैं प्लैनेट, तभी तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बीमारी चल रही है जी। क्योंकि सबके कोई ना कोई प्लैनेट एंटी बैठे ही हुए हैं। वात कफ के साथ बैठा है, कफ अग्नि के साथ बैठा है, अग्नि कफ के साथ बैठे, मतलब चल ही रहा है। तो तभी तो कोई ना कोई हमें इशू जो है वो चलते ही हैं। तभी तो कोई व्यक्ति मिला आपको आज तक जिसको कोई बीमारी ना हो? कोई भी नहीं। नेवर एवर।
तो ये चीज़ है। मैम मैंने एक चीज़ अब नोटिस करी कि आपने हर प्लैनेट के बारे में ऑलमोस्ट हमें समझाया, बट एक प्लैनेट हमारा जो कह लीजिए वो छुप गया, दैट इज़ बुध। तो क्या बुध का इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वात पित्त कफ में कोई रोल नहीं होता? बुध जो है इसको हम बोलते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी का। अच्छा। बुध का इंडिपेंडेंट कोई लेना देना नहीं है। बुध अगर बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वास तंत्र जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुध किसी भी प्रकृति में चला जाए, अच्छा, वात में, पित्त में या कफ में, वैसे ही हो जाए। अच्छा जैसे बुध चंद्रमा के साथ है, कफ जैसा हो जाएगा। अच्छा, जो चंद्रमा कर रहा है मैं वही करूंगा। ओके। वात के साथ बैठा है तो मैं वात जैसा ही हो जाऊंगा। ठीक है, काम इसका क्या है, जब हम अपनी बॉडी में हम देखते हैं कि 9 प्लैनेट्स का कोई ना कोई तो काम है ना, सबको एक एक सेक्शन जो है वो डिनोट किया गया हमारी लाइफ में। जब 12 राशियां 12 चीजों को डिनोट कर रही हैं, तो 9 ग्रह जो है, जैसे हम सूर्य को ले रहे हैं, मंगल को ले रहे हैं, और इनके जब एंटी कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में बनते हैं तो ना कि वो हमारी जिंदगी में बल्कि हेल्थ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मैम अब बात करते हैं हम रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें सुनी है, देखी हैं, तो आप क्या रेमेडीज़ बताएंगे कि क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपने एस्ट्रोलॉजिकली हम अपनी मेडिकल हेल्थ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं? तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ, हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट जिससे बहुत जल्दी आपको मिलेगी। जी। हर्बल रेमेडीज़ की हमने बात कर ली, तो मेरी तो यही राय है कि प्लीज़ किसी नेचुरोपैथ या आयुर्वेदा के डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लिए कोई जो सुबह उठ के आप पानी पी पाओ वैसा कुछ अपने लिए जो है वो ले लीजिए, उसकी एक चीज़। ठीक है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी पे मत छोड़ दीजिए कि हम ही बताएं आपको सब कुछ, हम ही गाइड कर दें। नहीं, हम डॉक्टर नहीं है ना, हमारा एक अपना एरिया है, हम सिर्फ डायग्नोज करके बता सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम है। तो दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं रेमेडी का, बहुत पावरफुल रेमेडीज है, वो है चक्रास की। हमारी बॉडी में 7 चक्र है, 7 ही मेजर प्लैनेट्स है हमारे। अच्छा। 7 ही कलर्स हैं जी। ठीक है, 7 ही है सब कुछ टोटल जी। अगर 7 चक्रास में अगर कोई एक चक्रा भी डिस्टर्ब होता है तो वो उस बॉडी ऑर्गन में डिस्टर्बेंस लाएगा। अच्छा। जैसे हमने क्या बोला कि सन एंड मार्स एंड केतु ये हीट जनरेट करते हैं, ये गर्म प्लैनेट है, पित्त प्रकृति के। अगर आपके कहीं पे 5 या 6 नंबर में सन मार्स केतु है तो आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि सूर्य चक्रा जिसको हम बोलते हैं वो डिस्टर्ब होगा। ओके। आपको अब क्या करना है, रम की चैंटिंग करिए या खाली राम बोलिए, मैक्सिमम टाइम राम। अगर आप ये बोलना शुरू करते हो, ये चक्र आपका बैलेंस होगा, आपकी जो हीट जनरेट हो रही है वहां पे बैलेंस होगी। ओके। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में 15 मिनट आप स्टार्ट करिए रम। ठीक है, अगर इसको हिंदी में हम लिखेंगे तो हम राम भी बोल सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट वर्ड उसको रम बोलना है। ठीक है, आप रम की चैंटिंग 15 मिनट करिए। अगर आपका वात बिगड़ा है तो आपको कहीं ना कहीं रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। ओके। जब आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है, वो होता क्यों है, वो वात की वजह से ही होता है कहीं ना कहीं। रूट चक्रा क्या करता है, वो सबसे नीचे होता है जिसको हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। ठीक है, वहां से चीजें निकलती हैं हमारी जिंदगी। ठीक है, जो हम खा के डिस्कार्ड करते हैं वो कहाँ से आ रहा है, रूट चक्रा के जस्ट पास से ही, वो एरिया ही सारा जो है वो कहीं ना कहीं हुआ। तो अगर वात यानी दर्दें बहुत ज्यादा बॉडी में है, बहुत पेन्स है, बहुत स्वेलिंग्स है, तो आप लम की चैंटिंग शुरू करिए। ठीक है, 15 मिनट, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 40 मिनट्स तक लेकर जाइए। एकदम से नहीं 40 मिनट बैठना है, आप बैठ ही नहीं पाओगे, पैर सो जाएंगे, नमनेस आ जाएगी, तो वो कुछ नहीं करना। 15 मिनट, ठीक है, 10 मिनट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कफ बढ़ी हुई है बॉडी में, कफ इन द सेंस कि शरीर बहुत थुलथुला है, इमोशनल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस करते हो आप, कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो ये आपका कफ ही बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो जब कफ बिगड़ेगा तो आपका जो हार्ट चक्र है उसको आपको कंट्रोल करना है, उसका शब्द जो है वो हम। ठीक है, हम की जब चैंटिंग करोगे तो आपकी देखना कि आपको एक अलग तरह से रिलैक्सेशन फील होगी। अच्छा, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो मैम कोई डोनेशन या कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं इसमें ताकि हम अपनी मेडिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं?
सबसे ज्यादा घातक जो मैंने देखे हैं, जब मेडिकल के चार्ट्स आते हैं हमारे पास कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, हेल्थ नहीं ठीक हो रही, बचपन से ही हेल्थ इशू है। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बचपन से कोई ना कोई दिक्कत में जूझ रहे हैं जी। वो लोग देखिए कि उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि या तो लगन से कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर उनके 6, 8, 12 से कनेक्टेड है। इवन और फर्दर अगर आप देखोगे तो 6, 8, 12 की राशियों में भी है। अच्छा। ये प्लैनेट आपके नक्षत्र लॉर्ड है, तो इनकी चैंटिंग करके इनको शांत कर सकते हो, या इनकी डोनेशन आप इन्हीं के लोगों को करो। जैसे शनि है मान लीजिए, और शनि जो है वो क्या दिखाता है, शनि वात प्रकृति की चीजों को दिखाता है। तो वात की चीजें क्या होती है आपको पता है? शनि के लिए जो दान दिए जाते हैं वो क्या दिया जाता है? उड़द दाल। उड़द दाल में सबसे ज्यादा वात होता है। आयुर्वेदा में जाओगे ना तो सबसे पहले क्या हटाएंगे आपका खाना? उड़द दाल नहीं खानी, बड़े बीज वाली कोई चीज नहीं खानी, राजमा, छोले, गोभी सब बंद जी, ठीक है। तो सोच के देखिए, वही प्लैनेट आयुर्वेदा ने या आयुर्वेदिक डॉक्टर वही चीज क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। तो आप उस चीज को छोड़िए खाना। कहने का मतलब ये है कि खाना छोड़िए और उसको कहीं ना कहीं डोनेट करिए जहाँ पे उसकी नीड हो और लोग उसको यूज करें। कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में वात बड़ा है, किसी की बॉडी में कम भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा वात उनको दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसकी डोनेशन कर सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य है, मंगल है और या फिर केतु है, तो गर्म चीज़ों की डोनेशन करिए, गर्म गर्म चीज़ों की डोनेशन करिए। फायर से जुड़ी हुई चीज़ों की, माचिस हो गया, मोमबत्ती हो गई, या फिर मैं कहूँगी कि रेड कलर की दाल हो गई, रेड फ्लावर हो गए, कुछ भी रेड कपड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी आप हनुमान जी को डोनेशन दे दो, सबसे बेटर है, ठीक है जी। दूसरी चीज़, आप अगर शुक्र और चंद्रमा की बात, तो वाटरी प्लैनेट है, कफ से जुड़े हुए हैं, गुरु, इनकी चीज़ें जो है ज़्यादातर जो है वो भगवान विष्णु को चढ़ाइए। पीली चीज़ें, दूध वाली चीज़ें, ठीक है, ये सब अगर आप चढ़ाते हो तो फिर इनसे आपकी ये जो कफ वाली चीज़ें हैं वो कम होंगी। बट ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को चढ़ाने के साथ, डोनेट के साथ साथ आपको वो खाना भी थोड़ा टाइम छोड़ना चाहिए। ओके। ये ध्यान रखिए कि एटलीस्ट अगर सोमवार आप दूध देकर आए हो और उस दिन जम के आपने दूध पी लिया, फायदा ही नहीं है। सही बात है। जो चीज आप दान कर रहे हो आप उसको ले कैसे रहे हो? मेरा यही मानना होता है कि आप देखो, आपका सेकंड हाउस मार्केश बोला गया है। मार्केश क्यों बोला है? वो फूड है, आपका मुंह का एरिया है वो। अगर वहां पे कोई भी प्लैनेट बैठा है, आपका खाना अगर गलत हो गया तो आप सोच नहीं सकते, ये खाना ही आपकी जान ले लेगा जी, आपको बीमारियां दे देगा, ठीक है। इस करके हम लोग बोलते हैं कि सेकंड हाउस में प्लैनेट जरूर देखिए। अगर वहां मेलेफिक है, उन चीजों को छोड़ दो खाना हमेशा के लिए। मैंने देखा बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में है और वो स्वराशि का है, बहुत स्ट्रांग बैठा है, तो इंसान अगर बहुत सोच समझ के अच्छा सात्विक खाना खाता है तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता। अगर ये इंसान कहीं सात्विक ना छोड़ के दूसरे दिन ही फास्ट फूड खा रहा है तो ये गया बंदा, ठीक है। तो वो पर्सन का ध्यान, ये चीज़ों का ध्यान रखना जी। फिर आप वात वाली चीज़ों पे आ जाओ, सैटर्न राहु की चीज़ों पे आ जाओ। सैटर्न राहु की चीज़ें क्या होती हैं? जब हम किसी चीज़ को, हमने कहा ना, जिंदगी से प्रवाहित करना है, फ्लो लाना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट रोकते हैं ना, जैसे हमारी जिंदगी में चीज़ों को रोकते हैं ना, ऐसे बॉडी में भी रोकते हैं। अच्छा। तो आप जब इनकी डोनेशन कर रहे हो, जैसे राहु कौन होता है? भिखारी होते हैं, होमलेस लोग होते हैं, या फिर जो कोड़ी होते हैं। शनि के लोग कौन से होते हैं? लेबर होती है, आपके कुलीग्स होते हैं और आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं जी। आप इनको इनकी ही जरूरत का सामान शनि से जुड़ा हुआ दीजिए। ओके। कोई दिक्कत नहीं है और कोई वहम नहीं है कि वो बंदा क्या कहेगा। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मेरी एक कंसल्टेशन चल रही थी, तो उन्होंने बोला मैं अपनी मेड को अगर हर हफ्ते दूंगी शनि की चीजें तो उसको शक नहीं हो जाएगा कि मैं अपनी कोई उसको डोनेशन कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना था कि एक ही बंदे को क्यों दे रहे हो, राइट ना? आप अलग अलग को पहले तो आप यही चीज को समझो कि एक ही बंदे का बात क्यों बढ़ा रहे हो भाई। आप डिफरेंट टाइप के लोगों को दो। ये थोड़ी ना कि एक इजी टास्क सोच लिया कि मेरे घर में है तो इसी को दे देते हैं। हाँ। तो आप डिफरेंट लोगों को दो, ठीक है। इसीलिए हम लोग उड़द, जब हमारी कोई भी चीज़ें जब कोई बीमार होता है घर में, तो सबसे अच्छा उसका इलाज क्या बताया जाता है कि फास्टिंग करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास्टर रेमेडी और देने जा रही हूँ, जो भी हेल्थ से
पंगा है जिनका भी, अपना डे लॉर्ड चेक करिए। जैसे आप थर्सडे को पैदा हुए हो तो जुपिटर आपका अगर 2nd हाउस से या 7th हाउस से कनेक्टेड है, आपको जुपिटर फूड में तंग करेगा, आपको जॉन्डिस दे सकता है, आपको ओबेसिटी दे सकता है, आपका कफ बढ़ा सकता है। ओके ध्यान रखिए कि आपको थर्सडे की फास्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। ओके सिंपल, 2nd हाउस का प्लैनेट देखो या 2nd हाउस की राशि देखो, उसका लॉर्ड देख लो, फास्टिंग शुरू कर दो आप। अब वो होना चाहिए वहां पे, ठीक है, अगर वो है तो। वैसे भी निसर्गिक मैं हमेशा डे लॉर्ड की फास्टिंग बोलती ही हूँ कि आपकी हेल्थ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। ठीक है। दूसरा कि जैसे किसी का मंडे का यानी कि चंद्रमा उसका सोमवार का बर्थ है, तो आप सोमवार को फास्टिंग करो। मंगलवार का बर्थ है, मंगलवार को फास्टिंग करो। अब यहाँ पे फास्टिंग पे बड़े सारे रूल शुरू हो जाते हैं लोगों की, क्योंकि भाई भ्रम इतना ज़्यादा है ना दुनिया में कि मैं ये सोचती हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि बहुत अच्छे अच्छे लोग सोशल मीडिया पे आके अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन बीच में नीम हकीम खतरे जान भी है। फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब, एक अगर मैं आपकी भाषा में पूछूं तो ज्योति क्या समझते हो फास्टिंग? मैम आजकल की जो फास्टिंग है ना, वो नॉर्मल खाने से भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई है। यस, मैं इसी बात पे आती हूँ। नवरात्रे रखते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसमें? हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसको फास्टिंग कहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं। लोग पंजाबी में बोलते हैं इसको व्रत नहीं, इसको चरत बोलते हैं। एग्जैक्टली कि ये खाना नहीं, आप चर रहे हो, उल्टा और ज्यादा चरना शुरू कर दिया आपने। नॉर्मल डेज से हम दुगना खाते हैं उस दिन। यस, असल में फास्टिंग का मतलब है अपनी बॉडी को आराम देना। आपके बॉडी के 2 मेजर ऑर्गन है, आपका अपर एब्डोमेन और मिडल एब्डोमेन, इसको रेस्ट देना। इसमें जितने भी केमिकल्स हैं उनको बोलना है कि बेटा आज तेरे को कुछ भी खाने को हम नहीं दे रहे हैं, तू जो बहुत मजे ले रहा है इतने दिन से, अब नहीं मिलेगा कुछ भी। क्या देना है उस दिन? उस दिन आपको, मैं ये कह रही हूँ कि आप मत करो पाठ पूजा, आप किसी देवी देवता के वहां चढ़ाने मत जाओ। पूरा दिन सिर्फ फल पे रहो, बेशक 2 फल खाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे महंगे बड़े हैं, ये है वो है, हम खरीद नहीं सकते, चलो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। आलू तो है घर में, ठीक है, आप सिंपल आलू बना लो, वो भी फलाहार में आता है आलू, ठीक है। जितनी रूट वेजिटेबल्स हैं वो सारी हम फलाहार में ज़्यादातर खा सकते हैं। तो आप प्लीज़ उस दिन कुछ मत खाइए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब भी कोई पक्षी बीमार होता है, वो पता है सबसे पहले क्या छोड़ता है? कोई जानवर बीमार होता है सबसे पहले क्या छोड़ता है? और हम लोगों को अभी तक अकल नहीं आई, बीमार होते ही पूरा खानदान एक ही सलाह पे आ जाता है कि इसने कल से कुछ नहीं खाया, इसको खिचड़ी दो, इसको दलिया दो, इसको ब्रेड दो, इसको बिस्किट दो, इसको कुछ दो, कुछ दो। समझ रहे हो? एंड इवन ये कुछ खाता नहीं है इसीलिए बीमार है। खाएगा नहीं तो फिर ठीक कैसे होएगा? एग्जैक्टली ये हमारे नॉर्मल डायलॉग्स है जो मैंने भी सुने बचपन से, बट अब ज्योतिष में आगे मेरे को इस चीज़ समझ आई कि फास्टिंग का मतलब है भाई आराम देना है अपने बॉडी को, खासकर अपने पेट को। उसमें एक्सेस चलेगी ये चीज़ें, अग्नि एक्सेस चला गई, वात चला गया है और पित्त चला गया है, कफ चला गया है, तो तीनों बढ़ गया है मामला। तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी उसको न्यूट्रलाइज करोगे फलों के द्वारा, वो भी डिफरेंट टाइप के फल लीजिए कम से कम। चलो नहीं ले सकते, जितने तरह के भी ले सकते हो, एक सेब ले लो, कुछ भी ले लो। कितनी बार डॉक्टर बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा चीजें मानी जाती है। चलो महंगी है, मैं सब चीजों को नहीं लेती हूँ, हर तरह की हमारी ऑडियंस है, लेकिन आपको उस दिन कुछ मत करिए। आप दही खा लो, आप लस्सी पी लो, आप कोई और चीज़ कर लो, पर पेट को खाना मत दो। आप उस दिन चावल दोगे, स्वांग के चावल दे रहे हो, आप कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो भाई, पकोड़े खा रहे हो, समझो इस चीज़ को। फास्टिंग नवरात्रों का मतलब है वो 9 दिन आगे आने वाले जो ऋतु बदल रही है, आने वाले टाइम के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए है। और यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो पूरी मार्केट वो मिर्च वाले चिप्स से भर जाती है। हम भी खाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी खाते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर बीमार हो तो ये चीज़ों को अवॉइड करिए। फास्टिंग डे लॉर्ड की ज़रूर करिए, वो आपके लिए इतनी बड़ी मिरेकलस चीज़ है। तो चक्रा, डे लॉर्ड की फास्टिंग और प्लस डोनेशन
और उस फूड को जो भी आपके कॉम्बिनेशन में किसी भाव में एक्टिवेट हैं, दशा का लॉर्ड, तो उसको छोड़ दो उस 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और आई होप हम ऐसे ही आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस येट एंटरटेनमेंट वीडियोस आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आ पाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।